स्टीव रॉजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे स्टीव रॉजर्स का पाला किसी और से नहीं बल्कि उनके पुराने विलन मशीन स्मिथ से पड़ा होता है, जो कि एक तरह का एआई से बना हुआ एक आदमी है जिसके ओरिजिन हमें आगे जाके कुछ देर में पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे बेसिकली मशीन स्मिथ ने स्टीव रॉजर्स को एक कमरे के अंदर कैद इसीलिए किया था ताकि वो उनके अंदर के सुपर सोल्जर सीरम को जो है डीएक्टिवेट कर सके। और अब हम देख रहे हैं कि बेसिकली स्टीव रॉजर्स अपनी उसी फॉर्म के अंदर आ गए हैं जब वो एक छोटे कमजोर और नाजुक से बच्चे हुआ करते थे। तो अब आगे और इसी तरह हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स यहाँ पे अपने कुछ पास्ट की कहानियां सुना रहे होते हैं कि किस तरह बचपन में उनके पूरे के पूरे बचपन में एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहा करती थी जो कि उनका डर हुआ करता था। मतलब वो इस बात को कभी नहीं भूल सकते कि उनको स्कूल से घर आने में भी इतना ज़्यादा डर लग रहा होता था कि उनका रास्ता रोक के बीच में लड़के को जो है उनको गोली करना शुरू कर देंगे, उनको मारना शुरू कर देंगे। और ये उनके साथ अक्सर ही हुआ करता था कि वो घर से आ रहे होते थे और वो हमेशा उन लड़कों के बीच फंस जाया करते थे जो कि वहाँ पे अपने आप को वो हेल्पलेस फील करते थे। वो इस बात की विश करते थे कि अगर वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, वो इस बात की विश करते थे कि वो मुकाबला कर सकें। लेकिन सब कुछ जो है विश करने से नहीं मिलता है, इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मशीन स्मिथ ने स्टीव रॉजर्स को पकड़ लिया है और उनके कुछ ब्लड सैंपल्स वगैरह ले रहा है और कहता है कि रेजिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है रॉजर्स, मुझे ये देख के काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा ना कि अचानक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सुपर सोल्जर बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया है, तुम तो दोबारा एक बच्चे की तरह लग रहे हो। लगता है कि तुम्हारे बचपन के दिन तुम्हें वापसी याद आ गए होंगे जब तुम्हें बड़े बड़े लड़के आके मारा करते थे और तुम्हारे मुंह पे धूल मट्टी फेंक के चले आया करते थे। वहीं से स्टीव चिल्लाते और कहते हैं कि जरा मुझे एक बार इस टेबल से तो खोल के देखो और फिर आके मुझ पर ट्राई करो, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। तो वहीं से मशीन स्मिथ बोलता है कि हाँ हाँ सही वक्त आने दो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इस वक्त अभी डैमेज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे किसी चीज की जरूरत है। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि मेरा खून, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पहले भी बहुत ज्यादा लोग मेरा खून लेके दोबारा इस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन आज तक कोई नहीं कर पाया। तो वहीं से मशीन स्मिथ बोलता है कि तुमने ठीक कहा, लेकिन आज से पहले किसी ने, यानी कि जो मेरा जितना इंजीनियस था, उसने नहीं ट्राई करी। और इसी तरह स्टीव रॉजर्स बताते हैं बहुत साल गुजर गए लेकिन मैंने मशीन स्मिथ के बारे में कभी दोबारा नहीं सुना था। मशीन स्मिथ कभी जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक लीडर हुआ करता था फील्ड ऑफ रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो उसकी कॉन्शियसनेस को जो है ट्रांसफर कर दिया गया एक मशीन के अंदर, एक डिजिटल थॉट पैटर्न जिसके जरिए उसको वापसी जिंदा कर दिया गया। और इसी तरह हमें बताया जा रहा है यहाँ पे मशीन स्मिथ को ओरिजिन के किस तरीके से उसके मर जाने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने उसकी कॉन्शियसनेस को एक बॉडी के अंदर डाल दिया था। तो वहीं से वो बोलता उठ के कि नहीं, ये आखिरकार तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। और वहीं से स्टीव बताता है कि वो बिल्कुल एक इंटरनेट की तरह है जो कि हाई स्पीड से किसी भी एक मशीन से दूसरी मशीन के अंदर अपने आप को ट्रांसफर कर सकता है, बस ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा ईविल भी है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी ने बेसिकली निक्सटन फार्मास्यूटिकल्स को जो है इन्फ्लेट किया था जिसके जरिए वो यहाँ तक पहुँच चुका है। और वहीं से मशीन स्मिथ बताता है कि तुम देख सकते हो स्टीव कि जेकब ने ऑलरेडी ज़्यादातर काम यहाँ पे कर ही दिया है, उसने अपने ग्रैंडफादर के सीरम को परफेक्ट कर ही दिया है। वो जो था इस सीरम के जरिए कैंसर को क्योर करना चाहता था लेकिन और ज़्यादा सुपर सोल्जर्स नहीं बनाना चाहता था। तो स्टीव बोलते हैं कि हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन उसने ये सारा का सारा काम इसीलिए करा था ताकि वो कैंसर को क्योर कर सके, ना कि सुपर सोल्जर्स को बनाए। तो वहीं से मशीन स्मिथ कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस सारे के सारे सीरम को पहले हमें टेस्ट करने की जरूरत थी, इसके बाद ही हम इसको एक्सपेंड कर सकते थे। तो हमारे जो सब्जेक्ट हुआ करते थे पहले शुरुआत में चूहे हुआ करते थे, इसके बारे में जेकब को पता है, लेकिन मैंने ये टेस्ट अपने कुछ आदमियों के ऊपर भी करा जिसके बारे में जेकब को नहीं पता था। और सच कहूँ तो रिजल्ट कुछ ज़्यादा स्टेबल नहीं थे। तुम ये आज तक क्या इकलौते ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर हमने इस सीरम का टेस्ट किया गया हो और वो सक्सेसफुल रहा गया हो। और इसी वजह से मैंने अर्स्कीन को इस बात के ऊपर मजबूर करा था कि वो अपना नाम को चेंज करके अर्स्कीन नाम इस्तेमाल करे ताकि तुम जो उसके जरिए अट्रैक्ट हो सको और हमारे इस जाल के अंदर फंस सको। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि मैंने उसकी वाइफ को ये सब करने के लिए कन्विंस किया था ताकि वो तुम्हारी अटेंशन यहाँ पे लेकर आ सके, क्योंकि मैंने ही इसको प्रोग्राम किया और मैंने ही इसको बनाया है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो सबके अंदर मेरा ही करना धरना है। तो स्टीव बोलते कि यू सिक बास्टर्ड, आखिरकार उसको ये कैसे नहीं पता चला कि ये कौन है, ये एक रोबोट है। तो वहीं से मशीन हेड बोलता है कि मैं ये बात देख सकता हूँ कि तुम्हें जो है ज़्यादातर साइंटिफिक जीनियस के बारे में खबर नहीं है कि हम लोग काम किस तरीके से करते हैं। आई मीन कुछ देर के लिए तुम्हें भी तो यही लगा था ना रॉजर्स कि ये बिल्कुल सच है। तो स्टीव बोलते कि मुझे ये लगा था कि वो एक मिराज है, वो एक ट्रिक है और कुछ भी नहीं। और वहीं से वो बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है कि वो एक ट्रिक ही थी, लेकिन मेरे लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि जेकब के फादर ने उन सारे के सारे मूवमेंट्स को संभाल के रखा हुआ था जो कि प्रोजेक्ट रीबर्थ के टाइम पे मौजूद थे। ये वाकई में मेरा आज तक का सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट वर्क है जिसको मैंने कॉपी करके बनाया है। और स्टीव वहाँ से चिल्ला रहे उधर कहते हैं कि मुझे यहाँ से छोड़ो फॉरन यू सन ऑफ अ। तो वहीं से वो बोलता है कि मैं इसको मास प्रोड्यूस करना शुरू कर दूं और बड़े बड़े अमीर ज़ादों को इसकी बॉडी को बेचना शुरू कर दूं, लेकिन पहले मुझे सुपर सोल्जर सीरम को बेचना होगा। तो वहीं से स्टीव चिल्लाते कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी, तुम्हें नहीं पता कि इससे क्या हो सकता है। तो वहीं से मशीन समेत बोलता है बॉयस क्या तुम इसको मेरे लिए चुप नहीं करवा सकते।
तो वहीं से वो जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि बॉस हमें तो लगा कि आप हमसे कभी पूछेंगे नहीं इसके लिए। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे एक जबरदस्त किस्म का बॉडी बिल्डर आके स्टीव को मुक्का मार के बेहोश कर देता है। और वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल स्टीव की आंख खुलती है अपने एक प्रिजन सेल के अंदर, जहां पे वो शैरन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके सारे के सारे कॉम्स को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। लेकिन वहीं से स्टीव बताते हैं कि इस वक्त मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ और इंतजार के अलावा मैं यहाँ पे कुछ और नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा इंतजार किया है, खासकर जब मैं आर्मी के अंदर भी मौजूद था। और एक सोल्जर की जिंदगी के अंदर यही तो होता है कि उसको एक टाइम मिलता है जहाँ पे सिर्फ उसको इंतजार करना होता है और अपने ऑर्डर का इंतजार करना होता है। मैं मशीन सुमित को अच्छे तरीके से जानता हूँ और ये बात भी जानता हूँ कि उसको अभी भी मुझसे कोई ना कोई काम जरूर है, इसीलिए उसने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। और वहीं से देखते हैं लेवल मशीन हेड यहाँ पे आता और कहता है तुम उठ गए हो, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगा था कि मुझे यहाँ पे जमीन के ऊपर बिजली छोड़नी पड़ेगी ताकि मैं तुम्हें होश में लेकर आ सकूं। तो वहीं से वो बोलता है क्या हो गया मशीन सुमित, क्या तुम्हें इतना भी डर लग रहा है कि तुम अपने एक रोबोट को मुझे उठाने के लिए नहीं भेज सकते हो? क्या तुम्हारी मुझसे इतनी फटती है, और वो भी मेरी इस हालत के अंदर? तो वहीं से मशीन सुमित बोलता है कि देखो अब ये सारी की सारी बातचीत का कोई फायदा नहीं है, ये बिल्कुल पॉइंटलेस है रॉजर्स, क्योंकि मुझे जो चीज़ तुमसे चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है, मेरी पहेली अब सॉल्व हो चुकी है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे यही बताने के लिए आया था कि अब से मुझे तुम्हारी और कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मजे करना। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जेल का दरवाजा खुलता है, जहाँ पे वो सारे के सारे गार्ड स्टीव रॉजर्स को पकड़ के ले जा रहे होते हैं उनका काम तमाम करने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो स्टीव के साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आ रहे होते हैं, उनको बुली करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और स्टीव को बिल्कुल वही वक्त याद आ गया था जो कि उनके बचपन का था, जब उनके साथ सेम यही हरकतें की जाती थी। लेकिन स्टीव रॉजर्स बताते कि ये इनकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि ये समझ रहे कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, क्योंकि मैं जब कैप्टन अमेरिका नहीं था, जब मेरे अंदर सुपर सोल्जर सीरम नहीं था, तो तभी मेरे अंदर स्टीव रॉजर्स की रूह मौजूद थी, जो कि बचपन से मेरे साथ थी और मुझे इन सारी की सारी बुली से मुकाबला करने की हिम्मत देती थी। मैं जो कैप्टन अमेरिका बना वो सिर्फ इसलिए नहीं बना कि मेरी रगों के अंदर सुपर सोल्जर सीरम मौजूद था, बल्कि मैं पैदा ही ऐसा हुआ था। मैं इन पूरी की पूरी जंगों के अंदर कैप्टन अमेरिका नहीं बना, मैं गवर्नमेंट के सीक्रेट लैब के अंदर कैप्टन अमेरिका नहीं बना, बल्कि ये सब मैं इसलिए बना क्योंकि मेरे अंदर सेंस ऑफ जस्टिस मौजूद था। इसके अलावा इस दुनिया के अंदर लोग मुझे बेस्ट ट्रेन्ड कॉम्बैट फाइटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि इस दुनिया के अंदर मौजूद है। तो अगर तुम मेरी बॉडी से सीरम खींच लेते हो, मुझे कमजोर करने की कोशिश भी कर देते हो, तो अचानक तुम मेरी वो सारी ट्रेनिंग मुझसे गायब नहीं कर सकते हो। मशीन सुमित ने किसी ना किसी तरीके से मेरे अंदर का सुपर सोलर सीरम तो बंद कर दिया है, लेकिन वो मेरी इस ट्रेनिंग को नहीं छीन सका। कभी कभार आपके साइज और स्ट्रेंथ जो है वो मैटर नहीं करती और ना ही वो काफी होती है, क्योंकि जो बुल होता है वो हमेशा बुल फाइटर से बड़ा ही होता है, लेकिन यहाँ पे मैटर करते हैं स्किल। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली किस तरीके से स्टीव रॉजर्स यहाँ पे इतने बड़े लंबे चौड़े जबरदस्त किस्म के सुपर सोल्जर से मुकाबला कर रहे हैं, वो भी बिना अपने सुपर सोल्जर बॉडी के। लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि स्टीव रॉजर्स मार्वल कॉमिक्स के अंदर बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटर माने जाते हैं, तो उन्होंने उसी कॉम्बैट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए इन बड़े बड़े आदमियों को ढेर कर दिया। और उसी तरह स्टीव बताते हैं कि मैं वापसी लैब तक गया, जहाँ पे मैं उसके पास पहुंचा और मैंने उसको जगाने की कोशिश करी, और मैं इस बात की उम्मीद कर रहा था कि मैं वो सब दोबारा लेकर आ सकूं जो कि उससे खो चुका है। और हम देखते हैं कि स्टीव बेसिकली यहाँ पे उस लेडी को यानी कि अनीता को जगाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो अनीता बोलती है कि व्हाट, वेट, मैं आखिरकार यहाँ पे ये कर क्या रही हूँ? ओ गॉड, मुझे सब कुछ याद आ गया, मुझे सब कुछ आ गया, उस बास्टर्ड ने मुझे बनाया है, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए इन सब चीज़ों के लिए भी वक्त नहीं है, मुझे बताओ कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं। तो अनीता बताती है कि एक सीक्रेट लैब है जो कि बीच के अंडरग्राउंड पे मौजूद है। तो वैसे स्टीव बोलते हैं कि ओके, अब मुझे ये बताओ कि मशीन सुमित ये सारे के सारे सुपर सोल्जर्स को टेस्ट कहाँ पे करता है और हम वहाँ पे आखिरकार पहुँच कैसे सकते हैं, और आखिरकार उसने मेरे साथ ये सब कुछ कैसे किया। तो अनीता बोलती है कि मुझे सबके बारे में कैसे पता होगा। तो स्टीव बोलते हैं कि तुम्हें उसने ही प्रोग्राम करा है, तुम्हें जो है प्रोग्राम किया गया था उसके जरिए अनीता अर्स्किन बनने के लिए, और वो इन बातों को जानती है। सोचो और याद करने की कोशिश करो। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो बेसिकली अपनी मेमोरी के अंदर झांकने लगती है और कहती है ओके, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना होगा, अगर मैं इस रास्ते को लीड करूंगी तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह हम देखते हैं कि अनीता यहाँ पे स्टीव की मदद कर रही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो लोग जो है एक तरह के लैब के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो कहती है कि इससे पहले मैंने इस चीज़ को सिर्फ एक ही बार किया था। तो स्टीव बोलता है लेकिन तुम इस बारे में श्योर हो ना कि ये काम करेगा? तो अनीता बोलती है कि नहीं, मैं श्योर तो नहीं हूँ कि ये चीज़ काम करेगी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये चीज़ें इस तरह से ही काम करनी चाहिए, और जेकब ने ये फेल सेफ इसीलिए बनाया था ताकि इसका इस्तेमाल करके अगर कोई एक्सपेरिमेंट खराब हो जाए तो उसको रिवर्स कर सके। ये मशीन इसीलिए बनाई गई थी ताकि इसके जरिए जो बीटा रेस का प्रोसेस है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, और वही बीटा रेस तुम्हारी रगों के अंदर उस सीरम को दौड़ाने में काम आती हैं। तो इसी तरह स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि चलो इस बात की उम्मीद करते हैं कि बीटा रेस का एक और डोज अगर मुझे मिला तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी तरह अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे उस मशीन को ऑन किया जाता है, जिससे वहाँ पे अजीबोगरीब रेस आना शुरू होती हैं। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं होल्ड इट, हिलने की कोशिश भी मत करना, एक कदम ही तुमने बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वो सारी की सारी रेस काम कर जाती हैं और स्टीव रॉजर्स वापसी अपनी उसी बॉडी के अंदर आ जाते हैं जिसके अंदर वो पाया करते थे। और वहीं से वो आदमी बोलते हैं तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, बड़ी,
तो स्टीव बोलते कि हाँ, काफी मजेदार बात है, क्योंकि मैं भी तुम लोगों से कुछ यही कहने वाला था। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स वहां पे अपनी एनर्जी शील्ड को लेते हुए सीधा उन लोगों के ऊपर कूदते हैं और उनको जबरदस्त तरीके से पेलना शुरू करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टीव रॉजर्स उनको जल्द से जल्द फौरन से फौरन निपटा रहे होते हैं, ताकि वो फौरन से फौरन वहाँ पे मशीन समिट के प्लान को बर्बाद कर सके, उसको रोक सके, क्योंकि वो जो है सुपर सोलर सीरम को बेचने के लिए निकल चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स यहाँ पे क्योंकि जानते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पे जरा सा भी होल्ड बैक नहीं कर रहे हैं और इन आदमियों को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तो वहीं से वो कहती है, ओ माय गॉड, तुमने तो उनकी बहुत ही बुरी हालत कर दी है। तो स्टीव बोलते हैं कि हाँ, इस चीज के लिए ही तो मुझे बनाया गया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली स्टीव और अनीता वहां से गाड़ी लेके निकलते हैं। तो अनीता पूछती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो स्टीव बोलते हैं कि ये तो तुम मुझे बताओगी ना, मशीन सुमित अपने सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कहाँ पे मिल सकता है, जहाँ पे वो अलग अलग लोगों को, टेररिस्ट को ये चीज दिखा सके। आखिरकार मादरीपुर के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जो कि पब्लिक की नजर से दूर है, लेकिन वो ये सारे काम वहाँ पे आसानी से कर सकता है। तो वहीं से अनीता बताती है कि वहाँ पे नेक्सटिन का एक बेस मौजूद है, एक एयरफील्ड। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें वहीं पे जाना होगा और जाके उसको रोकना होगा। तो ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ हो? तो अनीता बोलती है कि क्या मैं कैसे, मतलब क्या मैं? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस मिशन में तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली स्टीव रॉजर्स ने अब अनीता को भी अपनी साइड पे ले लिया है और वो दोनों मिलकर जो है जाके रोकेंगे मशीन समित को। टू बी कंक्लूडेड।